नमस्कार बच्चों। कल हमने जो बात की थी वायुमंडलीय अपवर्तन की थी और उसके उदाहरण पढ़ रहे थे। एक उदाहरण मैंने आप लोगों को बता दिया था और वो उदाहरण कौन सा था? तारों का टिमटिमाना। जब हम लोग पृथ्वी से जो तारों को देखते हैं तो हमें तारे जो हैं वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं और उसका मुख्य कारण क्या था? वायुमंडलीय अपवर्तन। अब तक हमने इस अध्याय के 5 पार्ट जो हैं वो कर लिए। कितने पार्ट कर लिए? 5। आज आपका 6 नंबर पार्ट है और एक पार्ट इसमें और बनेगा, तो 7 पार्टों के द्वारा आपका जो है यह अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तारों का टिमटिमाना जो है उसमें बात की थी कि वायुमंडल जो होता है उससे हम जब तारों की तरफ देखते हैं तो हमें तारों की वास्तविक स्थिति नज़र नहीं आती है। हमें तारों की कौन सी स्थिति नज़र आती है? तारों की आभासी स्थिति जो है वो नज़र आती है, जिसके कारण हमें वो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। जैसे ये एक जो है फ़ोटो दिखा रखा है व्यक्ति का, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हमें आभासी स्थिति जो है वो नज़र आती है। यहाँ तक तो आप लोगों ने पढ़ लिया था और आपने अपनी कॉपी के अंदर नोट भी कर लिया होगा। लेकिन अब जो बात करने वाले हैं, यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है कि घरों का नए टिमटिमाना। कि चलो तारे जो हैं वो तो टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं, लेकिन ग्रह जो हैं वो हमें टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते। तो तारों की अपेक्षा जो ग्रह होते हैं वो पृथ्वी के अधिक पास होते हैं। पृथ्वी के क्या हैं? अधिक पास हैं। तारे जो हैं वो पृथ्वी से बहुत दूर हैं। ठीक है। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है, आपको बता देता हूँ, पता भी होगा। सूर्य भी एक प्रकार का तारा है और आकाश गंगाओं का निर्माण भी ताराओं से होता है। ठीक है। और भी बहुत सारे जो भी अंतरिक्ष में हैं उनके द्वारा निर्माण होता है। तो तारे जो हैं अनगिनत तारे हैं अंतरिक्ष के अंदर। ठीक है। तो हम लोग बात करें पृथ्वी से दूरी, तो ग्रहों की अपेक्षा वो अधिक दूर जो है वो स्थित होते हैं, जिस कारण से प्रकाश का वृद्ध जो बड़ा स्रोत है वो माना जा सकता है। अतः ग्रह को बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों का संग्रह माना जाता है। ग्रह को क्या माना जाता है? बिंदु आकार का। और जब बिंदु आकार का प्रकाश स्रोतों का संग्रह होगा तो सभी बिंदु आकार के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की जो कुल मात्रा में परिवर्तन का औसत मान है वो क्या होता है? शून्य होता है। इस लाइन को याद रखना। अगर औसत मान आपसे पूछ सकता है तो वो कितना होता है? शून्य होता है। इस प्रकार ग्रह जो है वो टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते हैं। ये तो आपका 1 नंबर बात हो गई। 1 नंबर उदाहरण की बात हो गई थी कि ग्रह टिमटिमाते हुए नज़र क्यों आते हैं, तारे टिमटिमाते हुए नज़र क्यों आते हैं? तो वो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आते हैं। ग्रह नहीं आते हैं तो उसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया। दूसरा उदाहरण जो है, ये दूसरा उदाहरण नहीं है, ये तो उसी के आधार पर एक प्रश्न जो है वो बन गया है, इसलिए आपको बता दिया। अगला जो उदाहरण है, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्यास्त। ध्यान से समझना पहले इस टॉपिक को। ये कहना क्या चाह रहा है? अग्रिम सूर्योदय मतलब सूर्य उदय का जल्दी होना। सूर्योदय संधि विच्छेद करेंगे तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय। ए और उ मिलकर क्या बन गया? ओ मिल गया। तो शायद आप सभी को पता ही है कौन सी संधि हो जाती है? ए प्लस उ मिलते हैं, ओ हो जाता है, तो वर्दी संधि जो है वो हो जाती है। और यहाँ पे सूर्योदय का मतलब है जब सूर्य सुबह सुबह हमें पृथ्वी पे दिखाई देता है तो उसे सूर्योदय बोलते हैं। अग्रिम सूर्योदय। कौन सा? अग्रिम मतलब पहले। ठीक है। विलंबित मतलब लेट। अग्रिम का मतलब जल्दी ले सकते हो यहाँ पे, और विलंबित का मतलब क्या हो गया? लेट। सूर्यास्त। ठीक है। सूर्यास्त का मतलब सूर्य अस्त होने की, जब सूर्य पृथ्वी से दिखाई नहीं दे तो उसे क्या बोलते हैं? सूर्यास्त बोलते हैं। ठीक है। हमें सूर्य अगर दिखाई नहीं दे रहा तो वो क्या हो जाएगा? सूर्यास्त। तो ये तो शाम को होता है और ये कब होता है? सुबह होता है। तो वायुमंडलीय परिवर्तन के कारण सूर्य में जो वास्तविक परिवर्तन है, क्या है? वास्तविक परिवर्तन है, से लगभग 2 मिनट पहले से ही दिखाई देने लगता है। भाई वास्तविक सूर्योदय है वो हमें क्या करता है? 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है।
तथा वास्तविक सूर्यास्त 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। कहने का मतलब समझना आप लोग। मान लीजिए सुबह बात करते हैं कि 6 बजे, सुबह फिक्स 6 बजे सूर्योदय हुआ। भाई आज का टाइम है, आज की तारीख में 6 बजे AM एंटीमीडिएटर, ठीक है। 6 बजे क्या होना है, सूर्योदय होना, ठीक है। अब हमें ये 5:58 पे दिखाई दे रहा है। कितने पर, 5:28 AM, सॉरी 5:58 AM पे हमें दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 2 मिनट पहले से ही दिखाई देने लगता है, जबकि वास्तविक सूर्योदय कब होगा, 6 बजे, ठीक है। इसी प्रकार कह रहा है वास्तविक सूर्यास्त, मान लीजिए शाम के 6 बजे सूर्यास्त हो गया है, लेकिन हमें वो 6:02 PM तक दिखाई दे रहा है। तो मतलब 6 बजे हो गया है, लेकिन दिखाई कब तक दे रहा है, 6:02 तक। तो ये बता रहे हैं, चित्र दे रखा है आपके, देखिए ये बात करते हैं। तो ये आपकी क्षितिज है इस प्रकार से, ठीक है। ये पृथ्वी है, प्रेक्षक यहाँ खड़ा है, देखने वाला आँख बना देता हूँ, आँख भी आप लोग बना सकते हो। यहाँ से देख रहा है, ये सूर्य है, ठीक है। अब क्या दिखा रहा है ये, मान लीजिए सूर्योदय को दिखा रहा है। तो यहाँ पे जब ये होगा तो हमें ये यहाँ पे दिखाई देगा, क्योंकि इसकी क्या स्थिति, कौन सी स्थिति दिखाई देती है, आभासी स्थिति। कौन सी स्थिति, आभासी स्थिति, जो हमें वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण 2 मिनट पहले ही दिखाई दे जाती है। ये वायुमंडल हो गया, जिसके कारण सूर्योदय और सूर्यास्त पर प्रभाव, ठीक है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखना। चित्र में सूर्य की तेज के सापेक्ष वास्तविक तथा आभासी स्थितियाँ दिखाई गई हैं, जिससे स्पष्ट है कि वास्तविक सूर्योदय और आभासी सूर्योदय के बीच का अंतर लगभग 2 मिनट का है। बीच का अंतर लगभग कितने मिनट का है, 2 मिनट का है, ठीक है। इस घटना के कारण ही सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका कुछ चपटी प्रतीत होती है। तो आपको ध्यान इतना ही रखना है कि किसके कारण, कारण आपको क्या देना है, वायुमंडलीय अपवर्तन, ठीक है। ध्यान वैसे ये शब्द ध्यान में रखना है, इसके उदाहरण पूछेगा आपसे। इसके बाद में बात करते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। किसकी बात करते हैं, आपका नया जो टॉपिक है वो है प्रकाश का प्रकीर्णन, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश के प्रकीर्णन की बात करते हैं तो सूक्ष्म कणों के द्वारा प्रकाश को अवशोषित करके पुनः सभी दिशाओं में फैलाने की घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सूक्ष्म कणों के द्वारा प्रकाश को अवशोषित करके, मान लीजिए ये कोई सूक्ष्म कण है, ठीक है, इसके द्वारा हम सूर्य का प्रकाश जो है वो अवशोषित कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश अवशोषित कर रहे हैं और पुनः सभी दिशाओं में, और बाद में इसको सभी दिशाओं में फैला रहे हैं। तो उस क्रिया को क्या बोला जाता है, प्रकाश का प्रकीर्णन बोला जाता है। समझ गए होंगे बात। सूर्य से आने वाले प्रकाश को इकट्ठा करना और बाद में उसको फैला देना ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश की तीव्रता की बात करते हैं तो प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता किरण की तरंग दैर्घ्य के चतुर्घात के व्युत्क्रमानुपाती होती है। लाइन को समझना, क्या कहना चाह रहा है, प्रकाश के प्रकीर्णन की तीव्रता हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा, किरण की तरंग दैर्घ्य की चतुर्थ घात, भाई तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो गया, इसकी चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती, तो बट्टा 1, और किसकी, प्रकीर्णन की तीव्रता, तो इंटेंसिटी ऑफ सेक्टेरिंग जो होता है, इसको शॉर्ट में IS से लिखते हैं, और ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हो गया। तो ये क्या बन गया आपका प्रकीर्णन, तो क्या बन गया, ये तो IS क्या हो गया, प्रकीर्णन की तीव्रता तरंग की तरंग दैर्घ्य के चतुर्थ घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये इसका जो है आपके सामने सूत्र हो गया। प्रकीर्णन का तथ्य अगर बात करें तो प्रकाश की हमारे चारों ओर स्थित वस्तु के साथ अनन्य क्रियाओं के कारण आश्चर्यजनक परिघटनाओं देखने को मिलती हैं, और इनमें से कुछ हैं भी, जैसे रंग, जैसे अगर बात करें तो कुछ घटनाओं की बात कर लेते हैं, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटनाओं की उदाहरणों की बात कर लेते हैं।
तो आकाश का नीला रंग दिखाई देना। आकाश का कैसा दिखाई देना? नीला। आकाश नीला होता थोड़ी है, लेकिन प्यारे बच्चों आकाश हमें नज़र कैसा आता है? नीला। ठीक है, दूसरी बात करें गहरे समुद्र के जल कारण टिंडल प्रभाव, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय गहरे लाल रंग में दिखाई देना। तो ये सब प्रकीर्णन के उदाहरण हैं। अब इन उदाहरणों में से कुछ की बात करेंगे, जैसे कल वाले वीडियो के अंदर अर्थात पार्ट 7 में हम लोग कल शुरुआत करेंगे टिंडल प्रभाव से। किससे? टिंडल प्रभाव से। आपके टोटल 3 प्रकीर्णन के उदाहरणों की विस्तार से बात जो है वो करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।